हेलो बच्चों, पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो जल्दी जल्दी से अपने ईयरफोन्स को या अपने ईयरपॉड्स को या अपने हेडफोन्स को कान में डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट सीरीज है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी वंशागति का आणविक आधार का वन शॉट है। चैप्टर बड़ा है, बट आसानी से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा और रिवाइज कीजिएगा। तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में डीएनए की बात कर रखी है। डीएनए हमें पता है एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, और न्यूक्लिक अम्ल है वो एक बहुलक या पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है डीएनए, और न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक ही होता है आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल। अब जब हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बच्चों, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षारक से। नाइट्रोजन क्षारक होता है और पेंटोज शर्करा जो होती है वो दोनों मिलकर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो बहुलीकरण या पॉलीमर बनता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए आरएनए। अब नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आता है हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में हम बात करते हैं तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। और आरएनए में हम बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। थाइमिन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 मिथाइल यूरेसिल भी, याद रखिएगा। फिर हम पेंटो शर्करा की बात करते हैं तो पेंटो शर्करा दो प्रकार की होती है, राइबो शर्करा और डीऑक्सी राइबो शर्करा। डीऑक्सी राइबो शर्करा के दूसरे कार्बन पर H होता है, OH नहीं होता जो राइबो शर्करा में होता है। राइबो शर्करा आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा डीएनए में होती है। तो जब ये नाइट्रोजन क्षारक और पेंटो शर्करा मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, तो इसमें जो बंध बनता है वो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। और इसमें जब हम फॉस्फेट समूह जोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो फॉस्फोएस्टर बंध बनता है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो आपके पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और दो न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य जो बंध होता है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। अब इसमें आपके पास ये तो एक रासायनिक संरचना हो गई डीएनए आरएनए की। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले आती है, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना आती है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। और 1953 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, वॉटसन एंड क्रिक को। तो जो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है, उसके क्या क्या विशेष लक्षण आपको ध्यान में रखने। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस डीएनए रज्जुक या डीएनए जो है उसमें दो कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं। दो हेलिकल स्ट्रैंड्स या कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर का मतलब है एक रज्जुक की दिशा होती है 5 से 3, दूसरे रज्जुक की दिशा होती है 3 से 5। 5 डैश कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट होगा, 3 डैश कार्बन पे हमेशा OH होगा। ये दोनों रज्जुक आपस में प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल होते हैं। फिर दूसरा लक्षण जो होता है कि इसमें जो डीएनए की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। और शुगर फॉस्फेट से बनी होती है यानी उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध शामिल होते हैं। और जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो इस बैकबोन के लंबवत होते हैं लेकिन अंदर की ओर पाए जाते हैं। अब दोनों रज्जुके के नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और यही हाइड्रोजन बंध जो है वो डीएनए द्विकुंडलित संरचना को स्थायी करते हैं। इसमें चारगाफ का एक क्षारक संपूरकता का नियम काम करता है, जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। इसको क्षारक संपूरकता का नियम कहते हैं। इसके दो फायदे हैं, अगर आपको एक रज्जुक का क्रम दे रखा हो तो आप दूसरे रज्जुक का क्रम ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ए टी के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा। और कोई भी एडेनिन का प्रतिशत अगर आपको दे रखा हो या किसी भी एक नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिशत दे रखा हो तो आप किसी भी दूसरे का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एडेनिन का प्रतिशत दे रखा है 30% और आपसे पूछा जाए ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा, तो एडेनिन अगर 30% है तो थाइमिन भी 30 होगा। तो 30 और 30 60 हो गए, बचे कितने 40। 40 में साइटोसिन और ग्वानिन बराबर होंगे, 20 और 20% होंगे। इस हाइड्रोजन बंध के अलावा डीएनए को एक और कारक है जो स्थायी करके रखता है, वो है बेस स्टैकिंग। एक ही रज्जुक में नाइट्रोजन क्षारक एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। इस बेस स्टैकिंग को इसके कारण भी डीएनए स्थायी रहता है। फिर दो रज्जुकों के मध्य जो दूरी होती है, जिसको हम राइस पर बेस पेयर कहते हैं, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पूरा घुमाव जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक पूरे घुमाव में 10 बेस पेयर प्रति घुमाव पाए जाते हैं। ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, दाएं हाथ से कुंडलित हेलिक्स होता है, और इसको हम बी रूप का डीएनए भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। फिर आता है बच्चों हमारे पास डीएनए की पैकेजिंग, क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु के अंदर डीएनए में बहुत ज्यादा पैकेजिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है केंद्रक तो है ही नहीं।
तो जो डीएनए है वो वृत्ताकार होता है, द्विरज्जुक होता है और वो कोशिका द्रव्य के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरे क्षारीय प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए को लूप के रूप में अरेंज रखते हैं। तो ज्यादा पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में तो है नहीं। यूकैरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग है वो डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ होती है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो संकुल है वो मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन आपके पास क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं, धनात्मक आवेश वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये हिस्टोन्स जो है वो डीएनए से जुड़ते हैं। वैसे 5 प्रकार के हिस्टोन्स होते हैं, उसमें से 4 हिस्टोन्स जो हैं H2A, H2B, H3 और H4, 4 हिस्टोन्स और चारों हिस्टोन्स के दो दो अणु मिलकर एक हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और इस हिस्टोन अष्टक पर डीएनए लगभग लगभग 2 बार घुमा रहता है। इसको लटकने या इसको गिरने से रोकने के लिए H1 लिंकर हिस्टोन के रूप में काम करता है। इस डीएनए हिस्टोन संरचना को ही न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए पाए जाते हैं और यह न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन की पुनरावृत्त इकाई होता है, रिपीटिंग यूनिट्स। अधिक संकुल बनाने के लिए, इसके अतिरिक्त और पैकेजिंग करने के लिए फिर गैर हिस्टोन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी काम करते हैं, जो इसको डीएनए को और संगठित करके क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में परिवर्तित करते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन हो जाता है बच्चों, ये क्रोमैटिन जो है वो 2 प्रकार का होता है, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन का और हेटेरोक्रोमैटिन में अंतर यह है बच्चों कि जब डीएनए और हिस्टोन संकुल बंद रूप में हो, बहुत दृढ़ता से जुड़े हुए हो, जो गहरा अभिरंजित हो और जो अनुलेखन के रूप से निष्क्रिय हो, उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। जिसमें डीएनए हिस्टोन खुले रहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, जो हल्का अभिरंजित होता है, जो अनुलेखन के रूप से सक्रिय होता है, उसको यू क्रोमैटिन कहा जाता है। फिर हमारे पास यहां पर आता है बच्चों एक केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा जो क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डॉगमा जो क्रिक ने दिया था वो ये कहता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, डीएनए ज्यादा स्थायी होता है और क्योंकि डीएनए ज्यादा स्थायी होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के संग्रहालय के रूप में काम करता है। ये डीएनए आगे कोड करता है आरएनए को और डीएनए जब आरएनए को कोड करता है तो उसको अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और उसमें से जो एमआरएनए है वो आगे चलकर प्रोटीन को कोड करता है, जिसको हम स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब डीएनए की जो आनुवांशिक सूचना है वो एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन में जाती है। ये सेंट्रल डॉगमा है। इस सेंट्रल डॉगमा में एक रूपांतरण देखा जाता है, मॉडिफिकेशन देखा जाता है कि आरएनए भी डीएनए बना सकता है और जब आरएनए डीएनए को कोड करता है या आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है वो आरएनए विषाणुओं में देखी जाती है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। उनके अंदर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम पाई जाती है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करती है। फिर हमारे पास आता है बच्चों, अब थोड़ा इतिहास आता है कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, कब हुई। भाई आज तो हमें मालूम है कि आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की खोज 1926 से प्रारंभ हुई थी और सबसे पहला प्रयोग 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। तो ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आता है 1928 में। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु पर काम किया था। इस जीवाणु के 2 प्रभेद या 2 स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो होता है उसके बाहर कोई श्लेष्मा या पॉलीसैकेराइड का आवरण नहीं होता है, इस कारण वो रोग रहित होता है, रोगजनक नहीं होता। एस शाइनी या स्मूथ स्ट्रेन जो होता है उसके बाहर एक पॉलीसैकेराइड या श्लेष्मा का आवरण होता है, कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, और इस कारण वो रोगजनक होता है, विरुलेंट होता है। तो ग्रिफिथ ने प्रयोग यह किया कि जब उन्होंने चूहे पर इंजेक्शन किए जीवाणु के, जब उन्होंने आर स्ट्रेन जीवाणु चूहे में डाला तो चूहे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उन्होंने एस स्ट्रेन जीवाणु में चूहे में डाला तो चूहा मर गया, सामान्य ऑब्जर्वेशन। जब उन्होंने ताप निष्क्रिय करके एस स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में डाला तो ताप निष्क्रिय के कारण एस स्ट्रेन निष्क्रिय हो गया और चूहा बच गया। लेकिन चौथे में जब उन्होंने ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जीवाणु का मिश्रण डाला तो उन्होंने देखा चूहा मर जाता है। इसका मतलब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई तो ऐसा पदार्थ है जो ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु से निकलकर आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन जीवाणु को रूपांतरित करता है एस स्ट्रेन जीवाणु में। तो आर स्ट्रेन जीवाणु को एस स्ट्रेन जीवाणु में रूपांतरित करने वाला पदार्थ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था जो ग्रिफिथ ने कहा था। लेकिन ग्रिफिथ यह साबित नहीं कर पाए कि रूपांतरित पदार्थ है क्या। हमें तो मालूम है डीएनए, लेकिन ग्रिफिथ साबित नहीं कर पाए। तो यह रूपांतरित पदार्थ का जैव रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, बायोकेमिकल नेचर क्या है, उस पर प्रयोग किए एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्थी ने 1933 से 1944। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जो रूपांतरित पदार्थ की बात ग्रिफिथ कर रहे थे वो एक्चुअल में रासायनिक रूप से डीएनए ही है। भाई उनको शक था कि या तो रासायनिक या तो
रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा या प्रोटीन होगा। तो उन्होंने एक एंजाइमेटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने प्रोटीन को तोड़ने वाली प्रोटीएजेस, आरएनए को तोड़ने वाली आरएनएजेस और डीएनए को तोड़ने वाली डीएनएजेस का यूज किया। जब उन्होंने प्रोटीएजेस का प्रयोग किया, प्रोटीन टूटा, फिर भी रूपांतरण चलता रहा, मतलब प्रोटीन रूपांतरित पदार्थ नहीं है। उन्होंने आरएनएजेस का इस्तेमाल किया, आरएनए टूटा, फिर भी रूपांतरण चलता रहा, मतलब आरएनए भी रूपांतरित पदार्थ नहीं है। जब उन्होंने डीएनएजेस का इस्तेमाल किया जिससे डीएनए टूटा और रूपांतरण की प्रक्रिया रुक गई, इससे यह निष्कर्ष निकला कि रूपांतरित पदार्थ डीएनए है। फिर 1952 में हर्शी एंड चेज ने प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा व्यापक रूप से, यूनिवर्सली, सार्वत्रिक रूप से यह प्रूव कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये किसने प्रूव किया? हर्शी एंड चेज ने। किस वर्ष में? 1952 में। किस ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया था उन्होंने? जीवाणु भोजी का प्रयोग किया था, बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस का। किस तकनीक का इस्तेमाल किया? विकिरण सक्रिय तकनीक इस्तेमाल की, जिसमें उन्होंने P32 और S35 रेडियो आइसोटोप्स लिए, और विकिरण सक्रिय तकनीक थी, और P32 और S35 लिए। अब उन्होंने वायरसेस को लिया बच्चों। विषाणु में बाहर प्रोटीन आवरण होता है और डीएनए होता है। उनको यह साबित करना था कि जब वायरस जीवाणु को संक्रमित करता है, तो यदि वायरस अपने प्रोटीन कोड के द्वारा संक्रमण उत्पन्न करेगा तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। यदि वायरस अपने डीएनए के द्वारा जीवाणु को संक्रमित करेगा तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ विषाणुओं के प्रोटीन को S35 से लेबल कर दिया और कुछ विषाणुओं के डीएनए को P32 से रेडियो लेबल कर दिया। जब संक्रमण करवाया, ब्लेंडिंग करवाई, अपकेंद्रण किया, तो उन्होंने देखा कि S35 की विकिरण सक्रियता तो जीवाणु कोशिका के बाहर सुपरनेटेंट में है, जबकि P32 की विकिरण सक्रियता जीवाणु कोशिका के भीतर पेलेट में है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वायरस का डीएनए ही जीवाणु के भीतर जाकर संक्रमण उत्पन्न करता है, इसलिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। अब जब यह तय हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए के विशिष्ट लक्षण क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला विशेष लक्षण जो किसी भी आनुवांशिक पदार्थ में होना चाहिए, वो अपनी कॉपी बनाना चाहिए, उसमें प्रतिकृतिकरण होना चाहिए, उसमें गुणन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो तो केवल डीएनए और आरएनए में होती है, प्रोटीन्स में प्रतिकृतिकरण की क्षमता, रेप्लिकेट करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन डीएनए आरएनए में से ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है। डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों होता है आरएनए से? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो शर्करा है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा में सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, वो ज्यादा स्थायी होता है सेकंड कार्बन में OH के जो राइबोस में मिलता है। दूसरा, डीएनए में थाइमीन है, जो थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है यूरेसिल से। और तीसरा, डीएनए में हाइड्रोजन बंद होते हैं जो डीएनए को, दो रज्जु को ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो ज्यादा स्टेबल होने के कारण डीएनए बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए की तुलना में। तीसरा, आनुवांशिक पदार्थ में थोड़े बहुत परिवर्तन तो होने चाहिए, क्योंकि जब वो थोड़े बहुत परिवर्तन या विविधता दिखाएगा तभी जो जैव विकास में, एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। और चौथा, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ है ये मेंडेलियन कारकों के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। इसका मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को कोड करना चाहिए ताकि लक्षण नियंत्रित हो सके। तो ये सभी खेल डीएनए में था। फिर एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए ऑर्गेनिजम्स और आरएनए विषाणुओं में से जल्दी जैव विकास, बहुत तेजी से जैव विकास, एवोल्यूशन किसमें होता है? आरएनए में। वो इसलिए क्योंकि आरएनए कम स्थायी है, और आरएनए कम स्थायी है इसका मतलब अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील है तो उसमें ज्यादा परिवर्तन आएंगे, और तेजी से परिवर्तन आएंगे तो उसमें जैव विकास भी तेजी से होगा। तो आरएनए कम स्थायी होने के कारण आरएनए विषाणुओं में उत्परिवर्तन जल्दी आते हैं, उनमें जैव विकास भी तेजी से होता है। फिर हमारे पास आता है बच्चों आरएनए संसार। अब भले ही प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, वर्तमान में ज्यादा स्थायी डीएनए है, लेकिन जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ जो था वो आरएनए था। और सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ स्व उत्प्रेरक आरएनए था, जिसको हम ऑटोकैटालिटिक आरएनए या राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे जब एंजाइम्स या प्रोटीन्स का निर्माण होने लगा, जब लगा कि डीएनए ज्यादा स्थायी है, तो आरएनए की तुलना में डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ बन गया। लेकिन पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था, और आज भी काफी विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही है। फिर आता है बच्चों हमारे पास डीएनए प्रतिकृतिकरण की विधि। जब हम डीएनए प्रतिकृतिकरण की बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एक डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण में क्या होता है कि जो डीएनए के दो रज्जुक हैं वो दोनों रज्जुक अलग अलग होते हैं, और अलग अलग रज्जुक नया रज्जुक बनाते हैं। तो एक डीएनए से जब दो नए डीएनए बनते हैं, जो पुत्री डीएनए बनता है, उसमें एक रज्जुक तो जनक पुराना आता है और एक रज्जुक नया संश्लेषित होता है।
तो नए डीएनए में एक रज्जुक जनक से आ रहा है, पुराना है, और एक रज्जुक नया संश्लेषित हो रहा है, इसको हम अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण कहते हैं, सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन हर जीव में देखा जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और इसका सबसे पहले विचार, इसका सबसे पहला आइडिया जो था वो क्रिक ने दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक प्रमाण जो है वो मेसेल्सन एंड स्टाल ने दिया था। तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में यह प्रमाणित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। उन्होंने किन जीवों पर प्रयोग किए? ई कोलाई जीवाणु पर प्रयोग किए। उनकी तकनीक थी सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और आइसोटोप समावेयी थे भारी और हल्के नाइट्रोजन। भारी नाइट्रोजन N15, हल्का नाइट्रोजन N14 है, घनत्व में अंतर के आधार पर। तो इस तकनीक से उन्होंने यह प्रूव किया प्रायोगिक रूप से कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षणीय होता है, सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। यूकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। इसका प्रयोग जो था वो टेलर ने किया था, वो भी 1958 में किया था। उन्होंने अपने प्रयोग किए विसिया फाबा। विसिया फाबा पादप है, यानी बीन्स पादप है, और विकिरण सक्रिय थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के द्वारा यह प्रमाणित किया कि यूकैरियोट्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षणीय या सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि अगर आपको याद हो तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए प्रतिकृतिकरण एस अवस्था में होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किसी के लिए जो प्रमुख एंजाइम है, डीएनए को रेप्लिकेट करने वाली, डीएनए की कॉपी बनाने वाली जो मुख्य एंजाइम होती है वो डीएनए पॉलीमरेज होती है। वो डीएनए रज्जुक पर गति करती है और डीएनए का निर्माण करती है। डीएनए का निर्माण करती है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज है, और डीएनए रज्जुक पे गति कर रही है तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये एंजाइम के दो विशेष लक्षण हैं। एक तो ये बहुत तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है और सटीक तरीके से करती है बिना गलती किए, क्योंकि ये एंजाइम अगर गलतियां करेगी प्रतिकृतिकरण के दौरान तो उत्परिवर्तन की संभावना हो जाती है। दूसरा एनसीईआरटी पॉइंट कहता है कि जब डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है तो गुणसूत्र पर कहीं मर्जी कहीं से भी चालू हो जाता है? नहीं, यादृच्छिक रूप से प्रतिकृतिकरण नहीं होता। गुणसूत्र के हमेशा एक विशिष्ट बिंदु से प्रतिकृतिकरण चालू होता है, और जिस विशिष्ट बिंदु से प्रतिकृतिकरण चालू होता है उसको ओराई स्थल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जीवाणु प्रोकैरियोट्स में तो एक ही होता है, यूकैरियोट्स में कई सारे ओराई स्थल होते हैं क्योंकि गुणसूत्र बहुत बड़ा होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जब प्रतिकृतिकरण होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जब प्रतिकृतिकरण करेगी तो हमेशा 5 से 3 डैश दिशा में ही करेगी। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 डैश सिरे पर ही जोड़ती है। 5 से 3 डैश दिशा में प्रतिकृतिकरण होता है, 3 से 5 डैश दिशा में नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं, और दोनों रज्जुक प्रति समानांतर हैं तो एक रज्जुक तो सतत रूप से संश्लेषित होता है जिसको लीडिंग रज्जुक कहते हैं, और दूसरा रज्जुक भी होगा तो 5 से 3 दिशा में संश्लेषित, लेकिन वो असतत रूप से होगा, उसको लैगिंग कहेंगे। तो एक सतत रूप से संश्लेषित होता है, एक असतत रूप से संश्लेषित होता है, इसे हम लोग सेमी डिसकंटिन्यूअस, अर्ध असतत प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। और जो असतत संश्लेषण होता है उस पे जो छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं उनको ओकाजाकी खंड कहते हैं, जिनको आगे चलकर डीएनए लाइगेज जोड़ देती है। तो यह प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर प्रतिकृतिकरण के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन में, और इसमें एंजाइम जो काम करती है वो डीएनए पर निर्भर लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण में समानता तो यह है कि प्रतिकृतिकरण में भी क्षारक संपूरक नियम काम करता है, एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, ग्वानिन साइटोजिन के साथ जोड़ा बनाता है। अनुलेखन में भी काम करता है लेकिन एडेनिन यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाएगा क्योंकि आरएनए बनाना है। दूसरा, अनुलेखन हो या प्रतिकृतिकरण हो, दोनों 5 से 3 डैश दिशा में ही होंगे। नया डीएनए रज्जुक बनाना हो, नया आरएनए रज्जुक बनाना हो, वो हमेशा 5 से 3 डैश दिशा में ही बनेगा। 3 से 5 डैश दिशा में कोई संश्लेषण नहीं होता है। अंतर क्या है? अंतर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रतिकृतिकरण में दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम करते हैं। दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम करते हैं, मतलब दोनों डीएनए पर नया डीएनए बनता है। लेकिन अनुलेखन में दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम नहीं करते। एक ही डीएनए रज्जुक आरएनए बनाता है जिसको टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं, और दूसरा डीएनए रज्जुक आरएनए नहीं बनाता उसको कोडिंग रज्जुक कहते हैं। तो जो डीएनए रज्जुक आरएनए बनाएगा वो टेम्पलेट है, जो आरएनए नहीं बनाएगा वो कोडिंग रज्जुक है। अब दोनों डीएनए आरएनए क्यों नहीं बनाते भाई? दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि दो प्रॉब्लम है। अगर दोनों डीएनए रज्जुक आरएनए बनाएंगे तो वो आरएनए द्विरज्जुक बन जाएगा।
दो आरएनए द्विरज्जुक आरएनए बनाएंगे, द्विरज्जुक आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दूसरा, मान भी लो कि दोनों आरएनए रज्जुक आपस में ना भी जुड़े, तो दोनों आरएनए रज्जुक से अलग अलग प्रोटीन बनेगा, और एक जीन से दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, तो सिस्टम को समझ नहीं आएगा कौन सा प्रोटीन रखना है, किसको नहीं रखना है। तो वो अनुवादन की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की मशीनरी को जटिल बना देगा। इसलिए जो डीएनए रज्जुक आरएनए बनाता है वो आपके पास टेम्पलेट है, जो नहीं बनाता वो कोडिंग रज्जुक है। फिर अनुलेखन इकाई आती है। अनुलेखन इकाई में तीन संरचनाएं आती हैं आपके पास: उन्नायक या प्रमोटर, समापक या टर्मिनेटर, और संरचनात्मक जीन। उन्नायक यानी प्रमोटर है, समापक यानी टर्मिनेटर है। इन दोनों की दिशा कोडिंग रज्जुक के आधार पर तय होती है, क्योंकि कोडिंग रज्जुक के 5' सिरे पर आपको उन्नायक मिलेगा और कोडिंग रज्जुक के 3' सिरे पर आपको समापक मिलेगा। मतलब संरचनात्मक जीन के आगे की ओर अपस्ट्रीम आपको प्रमोटर मिलेगा और डाउनस्ट्रीम नीचे की ओर आपको समापक मिलेगा। यह प्रमोटर जो है ये अनुलेखन की प्रारंभ में काम करता है, और जो समापक है वो अनुलेखन के समापन में काम करेगा। अब हम अनुलेखन की प्रक्रिया विस्तार से पढ़ते हैं जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में, और फिर उसकी तुलना किससे करते हैं? उसकी तुलना हम करते हैं यूकैरियोट से। तो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की बात करें तो अनुलेखन के 3 पद होते हैं: प्रारंभन होता है, दीर्घीकरण होता है और समापन होता है। इनिशिएशन है, एलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। सबसे पहला आता है प्रारंभन। प्रारंभन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र या उन्नायक क्षेत्र पर जुड़ती है, लेकिन उन्नायक क्षेत्र पर जुड़ने के लिए उसको एक अस्थायी रूप से सिग्मा कारक की जरूरत पड़ती है। तो आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से सिग्मा कारक से जुड़ती है, और वो सिग्मा कारक उसको प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ने में मदद करता है। इसका मतलब सिग्मा कारक प्रारंभन में काम कर रहा है, इसलिए उसको प्रारंभन कारक कहते हैं। प्रारंभन होने के बाद सिग्मा कारक का काम खत्म, एंजाइम सिग्मा कारक से पृथक हो जाती है। अब यही आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बंध तोड़ती है और टेम्पलेट रज्जुक पर गति करती है, और जैसे जैसे वो टेम्पलेट रज्जुक पर गति करती है, संपूरकता के आधार पर आरएनए का संश्लेषण होता है। यह दीर्घीकरण का पद है। यह दीर्घीकरण तब तक चलता रहेगा बच्चों जब तक संरचनात्मक जीन का अंत नहीं आ जाता। जैसे ही संरचनात्मक जीन समाप्त हो जाती है, आरएनए पूरा बन जाता है, तब समापन होता है, और समापन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए से हटाने में एक रो रज्जुक काम करता है, रो फैक्टर। रो फैक्टर को समापक कारक कहते हैं, क्योंकि एंजाइम को डीएनए से हटाकर समापन में काम करता है। तो रो कारक जो है वो समापक कारक है, जो अस्थायी रूप से आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है समापन के दौरान। सिग्मा कारक प्रारंभन कारक है, जो अस्थायी रूप से जुड़ता है प्रारंभन के कारण। दीर्घीकरण एंजाइम स्वयं करती है। अब जब हम इसकी तुलना, ट्रांसक्रिप्शन जो अनुलेखन जो प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, उसकी तुलना अगर हम यूकैरियोट्स से करें तो काफी अंतर आते हैं। सबसे पहले अनुलेखन की प्रक्रिया जो प्रोकैरियोट्स में होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया केंद्रक में होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं, आर आरएनए है, एम आरएनए है, टी आरएनए है, तीनों प्रकार के आरएनए का अनुलेखन एक ही आरएनए पॉलीमरेज करती है, सिंगल। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेसेस हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होती है वो आर आरएनए का अनुलेखन करती है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होती है वो एचएन आरएनए, एम आरएनए का अनुलेखन करती है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टी आरएनए, एसएन आरएनए और 5S आर आरएनए का अनुलेखन करती है। तो एक ऐसा आर आरएनए जिसका अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं करती, आरएनए पॉलीमरेज 3 करती है, वो 5S आर आरएनए है। तो 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस हैं जो 3 अलग अलग आरएनए का अनुलेखन करती है। तीसरा होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सामान्य जीन पाई जाती है। ऐसी जीन्स पाई जाती है जिनमें केवल कोडिंग हिस्से होते हैं, तो अनुलेखन से सीधे एमआरएनए बनता है, अनुलेखन समाप्त हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर विशेष प्रकार की स्प्लिट जीन्स पाई जाती हैं। स्प्लिट जीन का मतलब है जिनमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। एक्सॉन तो जीन के वो भाग हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, लेकिन इंट्रॉन वो भाग होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग होते हैं। तो ऐसी स्प्लिट जीन्स जब बनती हैं तो स्प्लिट जीन से सीधे एमआरएनए नहीं बनता अनुलेखन के द्वारा, एचएनआरएनए बनता है, विषम केंद्रकीय आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि उसमें एक्सॉन भाग भी होता है, इंट्रॉन भाग भी होता है। तो आपको इंट्रॉन को हटाना पड़ता है, और इंट्रॉन को हटाना होता है जिसको हम संबंधन या स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसलिए आरएनए प्रोसेसिंग की विधि पाई जाती है यूकैरियोट्स में, वो आरएनए प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स पे नहीं होता। फिर अंत में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि प्रोकैरियोट्स के अनुलेखन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में सेम साथ साथ होता है, समकालीन होता है। मतलब आरएनए पूरा बनने से पहले ही प्रोटीन संश्लेषण चालू हो जाता है, क्योंकि सेम जगह हो रहा है।
जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, अनुलेखन पूरा होने के बाद आरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में आता है और फिर राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाता है। मतलब यूकैरियोट्स में अनुलेखन और स्थानांतरण की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया अलग अलग जगह अलग अलग समय पर होती है। इसका मतलब यूकैरियोट्स के अंदर एक नई प्रक्रिया आती है, आरएनए प्रोसेसिंग, जो अनुलेखन के साथ साथ चलती है। उस आरएनए प्रोसेसिंग में 3 पद होते हैं बच्चों, आच्छंदन, कैपिंग, पुंछन, टेलिंग और संबंधन यानी स्प्लाइसिंग। आच्छंदन में क्या होता है, जो एचएनआरएनए के 5' सिरे पर मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है 5' सिरे पर। पुंछन में या बहुएडिनरीकरण में क्या होता है, 3' सिरे पर 250 से 300 एडिनिन समूह जुड़ते हैं। और संबंधन या स्प्लाइसिंग जो होता है, उसमें इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ने वाली प्रक्रिया संबंधन या स्प्लाइसिंग होती है। तो ये तीनों पद किसमें शामिल होते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग, और ये यूकैरियोट्स के अंदर ही देखा जाता है। इस संबंधन या स्प्लाइसिंग में जो आरएनए काम करता है उसको हम एसएनआरएनए कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। फिर हमारे पास डीएनए का प्रतिकृतिकरण हमने देख लिया, डीएनए से आरएनए का निर्माण देख लिया, अनुलेखन। फिर अब क्या करना है बच्चों, अब जो एमआरएनए बना है उस एमआरएनए से हमको प्रोटीन्स बनाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एमआरएनए पर तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है और प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो एमआरएनए पर है, वो प्रोटीन को कोड करे, अमीनो अम्ल को कोड करे। तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए हम पढ़ते हैं आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड के बारे में। अब आनुवांशिक कूट पे गेमो ने हमको सबसे पहले बताया, गेमो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि भाई न्यूक्लियोटाइड तो 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन या यूरेसिल होता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स ही किसे कोड करने चाहिए, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को। यह तभी संभव है जब 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह एक अमीनो अम्ल को कोड करे, जिसको हम कहते हैं 4 की पावर 3 64 कोडॉन्स बने। मतलब जो कोड बनना चाहिए, जो कोडॉन बनना चाहिए, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के संकुल से बनना चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम से बनना चाहिए। तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो एमआरएनए पर मिलेगा और जो अमीनो अम्लों को कोड करेगा, उसे ही कोडॉन कहा जाता है। तो कोडॉन कहां पर मिलेगा, एमआरएनए पर मिलेगा। क्या है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम है और क्या कर रहा है, अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। तो यह आपके पास आनुवांशिक कूट का बेस होता है। इसमें कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिक कूट में अपना योगदान दिया। हरगोविंद खुराना ने अपना योगदान दिया, ओकोवा ने अपना योगदान दिया, और निरनबर्ग और मथाई ने तो अर्थ निकाला इस आनुवांशिक कूट का कि कौन सा कोड किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। अब इसमें आनुवांशिक कूट के कुछ विशिष्ट लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि आनुवांशिक कूट लगभग लगभग सार्वत्रिक होता है, नियरली यूनिवर्सल है। सार्वत्रिक का मतलब है कि मान लो एक कोडॉन है यू कोडॉन फिनाइलएलेनिन को कोड करता है, तो जीवाणु में भी यू फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, कवक में भी यू फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, पादपों में भी कोड करेगा और जंतुओं में भी करेगा। मतलब जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीवों में एक कोडॉन सेम अमीनो अम्ल को कोड करता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या कुछ प्रोटोजोआ है, उसमें आनुवांशिक कूट में अपवाद होते हैं, बाकी सब में सार्वत्रिक होता है। दूसरा होता है कि आनुवांशिक कूट जो होता है वो अपहासित होता है। अपहासित यानी डीजेनरेट। आप सोचो कुल कोडॉन्स कितने हैं, 64, अमीनो अम्ल कितने हैं, 20। मतलब कोडॉन्स बहुत ज्यादा है अमीनो अम्ल से। तो अगर कोडॉन ज्यादा है तो एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो जब एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है तो उसको अपहासित कहते हैं। जैसे यू भी फिनाइलएलिन को कोड करता है, सी भी फिनाइलएलिन को कोड करता है, GAA भी ग्लूटामेट को कोड करता है, GAG भी ग्लूटामेट को कोड करता है। तो एक से अधिक कोडॉन्स एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, ये अपहासित है। फिर आता है बच्चों आनुवांशिक कूट विशिष्ट होता है, असंदिग्ध होता है। मतलब एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। आज GAG कितनी बार भी आए, कहीं पर भी आए, कभी भी आए, GAG ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। GUG कभी भी आए, कहीं पर भी आए, कितनी बार भी आए, वो हमेशा वेलिन को ही कोड करेगा। यू कितनी बार भी आए, कहीं पर भी आए, हमेशा फिनाइलएलेनिन को ही कोड करेगा। तो एक कोडॉन हमेशा ही एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। फिर आपके पास स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन आते हैं। स्टार्ट कोडॉन यानी प्रारंभिक कोडॉन है, जहां से प्रोटीन संश्लेषण चालू होता है, वो AUG है। तो AUG स्टार्ट कोडॉन के रूप में काम करता है और मीथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। समापक कोडॉन से जो प्रोटीन संश्लेषण का समापन करते हैं, उसमें आपको UAG, UAA और UGA याद करने का तरीका है बच्चों, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया।
UAA, UAG, UGA, ये 3 समापक कोडॉन्स होते हैं। ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते तो इनको नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं, और ये जहां कहीं भी आएंगे वहां पर प्रोटीन संश्लेषण का समापन हो जाता है। तो इसका मतलब 3 समापक कोडॉन्स हैं, तो कुल 61 कोडॉन्स ही हैं जो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों जेनेटिक कोड समझने के बाद हमारे पास जब हम स्थानांतरण या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं उसमें आपको एक टीआरएनए का योगदान पता होना चाहिए, क्योंकि टीआरएनए एक अडेप्टर अणु है। देखो भाई, एमआरएनए पर तो कोडॉन का क्रम है, और एमआरएनए पर जो कोडॉन का क्रम है वो अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन कोडॉन जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए लेकर कौन आता है? तो वो टीआरएनए लेकर आता है। टीआरएनए को हम अडेप्टर अणु कहते हैं, और यह अडेप्टर अणु अमीनो अम्ल से जुड़ता है और उसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम पर लेकर आता है। इसका मतलब एमआरएनए पर तो कोडॉन का क्रम होता है, लेकिन टीआरएनए पर उसका संपूरक एंटी कोडॉन क्रम पाया जाएगा। टीआरएनए आपको याद रखना है क्लोवर पत्ती की संरचना दर्शाता है और 3D शेप में उल्टे एल आकार की संरचना दर्शाता है, और यही अमीनो अम्ल के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए कहां पर लेकर आता है? राइबोसोम पर लेकर आता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण है बच्चों, ट्रांसलेशन है, उसमें आपको उससे पहले 2 चीजें याद रखनी चाहिए। एक बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन होता है, और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। जो पॉइंट म्यूटेशन है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है, इसका मतलब है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन आता है, एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है। इसलिए पॉइंट म्यूटेशन को, बिंदु उत्परिवर्तन को हम प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में हो रहा था। सिकल सेल एनीमिया में GAG की जगह GUG आ जाता है, एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर जब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो उसको हम बिंदु उत्परिवर्तन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वाचन प्रधार उत्परिवर्तन। यह निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन है। इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन है, क्योंकि इसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स या तो जुड़ते हैं, एक या एक से न्यूक्लियोटाइड या हट जाते हैं। इसका मतलब है जिस बिंदु पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे या जिस बिंदु पे न्यूक्लियोटाइड हट जाएंगे उसके आगे का पूरा क्रम बदल जाता है, पूरा का पूरा क्रम परिवर्तित हो जाता है। यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है। अब जब हम ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन हमको पता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स पे देखा जाता है, और राइबोसोम्स पे तब देखा जाएगा जब एमआरएनए का रज्जुक राइबोसोम की छोटी उपिकाई से जुड़ता है। तो ट्रांसलेशन के दौरान आपको सबसे पहला बिंदु याद रखना है कि जो एमआरएनए रज्जुक है वो राइबोसोम की छोटी उपिकाई से जुड़ता है। अब एमआरएनए पर कोडॉन क्रम होंगे। जैसे मैंने कहा, एमआरएनए पर स्टार्टिंग कोडॉन कहां से होगा? AUG से। AUG किसे कोड करेगा? मीथियोनिन को। तो मीथियोनिन को टीआरएनए राइबोसोम पर लेकर आएगा। फिर नेक्स्ट कोडॉन होता है, मैंने कहा GAG। नेक्स्ट कोडॉन किसे कोड करेगा? ग्लूटामेट को। ग्लूटामेट को राइबोसोम पर कौन लेकर आएगा? टीआरएनए लेकर आएगा। तो टीआरएनए राइबोसोम को, या टीआरएनए अमीनो अम्ल के साथ जुड़कर उसको राइबोसोम पर लेकर आता है। लेकिन प्रोटीन तो तब बनेगा जब अमीनो अम्ल के मध्य आपस में पेप्टाइड बंध बनेंगे। तो पेप्टाइड बंध का उत्प्रेरण राइबोसोम की बड़ी उपिकाई करती है 50S। राइबोसोम की बड़ी उपिकाई में 23S rRNA होता है, जिसको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, और यही 23S rRNA या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बंध का उत्प्रेरण करता है। आरएनए है जो एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, राइबोजाइम का उदाहरण है। तो आपके पास पेप्टाइड बंध का निर्माण हो गया जो राइबोसोम की बड़ी उपिकाई में, और यह प्रोटीन संश्लेषण तब तक चलेगा जब तक समापक कोडॉन नहीं आ जाता। समापक कोडॉन आते ही रिलीज फैक्टर्स या RF काम करते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का समापन कर देते हैं। फिर इसमें आता है बच्चों स्थानांतरण इकाई और UTR, यानी ट्रांसलेशन यूनिट, और UTR का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन्स। देखिए, एमआरएनए पर स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक का जो क्रम है, स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक का जो क्रम है वो तो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। स्टार्ट कोडॉन से पहले यानी 5' सिरे पर, और स्टॉप कोडॉन के बाद यानी 3' सिरे पर, यहां पर हमारे पास वो क्रम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, जो अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते, वो अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहलाते हैं। ये UTR भले ही प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, भले अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं, लेकिन स्थानांतरण की कुशलता के लिए जरूरी होते हैं। फिर आता है बच्चों यहां पे हमारे पास जीन अभिव्यक्ति का नियमन, या जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति का सिंपल सा मतलब है बच्चों, जब जीन काम कर रही है या जब जीन प्रोटीन बना रही है, मतलब डीएनए के अनुलेखन से आरएनए बनता है, आरएनए या एमआरएनए के स्थानांतरण से या ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन को हम जीन अभिव्यक्ति कहते हैं।
तो जीन का प्रोटीन बनाना या अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया को हम जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीन अभिव्यक्ति नियमित रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीन से जब प्रोटीन बनता है, डीएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो उसके लिए ऊर्जा खर्च होती है और हर ऑर्गेनिज्म के पास सीमित ऊर्जा है। सीमित ऊर्जा है तो वो ये चाहेगा कि प्रोटीन का निर्माण भी नियमित रहे। तो जीन अभिव्यक्ति किस पर निर्भर करती है? वो वातावरण पर निर्भर करती है, जीव के उपापचय पे निर्भर करती है, जीव के कार्यकी पे निर्भर करती है। तो कार्यकी, उपापचय और वातावरण किसको नियंत्रित करते हैं? जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। अब जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं बच्चों, तो यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन 4 स्तर पर हो सकता है। अनुलेखन के स्तर पे हो सकता है, बिल्कुल सही, ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पर। फिर आपके पास आरएनए प्रोसेसिंग, संबंधन के स्तर पर हो सकता है, स्प्लाइसिंग के स्तर पर। तीसरा, जब एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है तब एक्सपोर्ट पे हो सकता है। और चौथा, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसके स्तर पर। तो यूकैरियोट्स में हम 4 स्तर पर अनुलेखन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कर सकते हैं। अनुलेखन के स्तर पर, संबंधन आरएनए प्रोसेसिंग के स्तर पर, आपके पास एमआरएनए एक्सपोर्ट जब आता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में तब, और प्रोटीन संश्लेषण के स्तर पर। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो केवल जो नियमन है वो अनुलेखन के स्तर पर ही हो सकता है, क्योंकि एमआरएनए एक्सपोर्ट होता नहीं और अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ चलता है। तो प्रोकैरियोट्स में या जीवाणु में जीन अभिव्यक्ति का नियमन के लिए हम जो एक मॉडल पढ़ते हैं वो प्रचालक मॉडल है, जिसको हम ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। ओपेरॉन मॉडल जो है उसमें हम लैक ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ते हैं। ओपेरॉन या प्रचालक का मतलब है बच्चों, इसमें संरचनात्मक जीन्स का समूह होता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ऐसी जीन्स का समूह होता है, ऐसी संरचनात्मक जीन्स का समूह होता है जो मिलकर, साथ मिलकर एक उपापचय में काम करती है। यानी जब हम लैक प्रचालक की बात करते हैं तो लैक प्रचालक में 3 संरचनात्मक जीन्स होती हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तीनों मिलकर लैक्टोज के उपापचय में काम करती हैं, क्योंकि लैक जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है, लैक वाई जो है वो परमीएज को कोड करती है, लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करती है। तो ये तीनों एंजाइम्स मिलकर क्या करती है? लैक्टोज के उपापचय में काम करती है। परमीएज लैक्टोज को कोशिका के भीतर लेकर आती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है और विषाक्त उत्पादकों को जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो हटा देती है। तो तीनों एंजाइम्स तब काम करनी चाहिए, तीनों एंजाइम्स की आवश्यकता तब होती है जब लैक्टोज माध्यम में उपस्थित हो, क्योंकि लैक्टोज होगा तभी उसको कोशिका के भीतर लाना है, तभी उसको तोड़ना है, तभी उससे ऊर्जा निकालनी है। लेकिन अगर माध्यम में लैक्टोज है ही नहीं तो इन तीनों संरचनात्मक जीन्स की आवश्यकता नहीं होती, इनकी जीन अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब लैक प्रचालक का नियमन कैसे होता है? पहला अपन अवस्था लेते हैं जब माध्यम में लैक्टोज है ही नहीं, मतलब माध्यम में प्रेरक लैक्टोज है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लैक प्रचालक में एक नियामक जीन होती है जिसको हम कहते हैं आई। आई नियामक जीन क्या करती है? दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करती है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है, और यह दमनकारी प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर क्षेत्र पे जाके जुड़ जाता है। ऑपरेटर क्षेत्र होता है वो प्रमोटर के बिल्कुल नजदीक होता है, उन्नायक क्षेत्र के नजदीक होता है, और जुड़ने के कारण, दमनकारी प्रोटीन के जुड़ने के कारण आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर नहीं दिखाई देता और वह प्रमोटर पे जुड़ नहीं पाती। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगी तो तीनों संरचनात्मक जीन्स का अनुलेखन नहीं होगा। अनुलेखन नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगी। यह नेगेटिव कंट्रोल है, ऋणात्मक नियमन है, और यह तब देखा जाता है जब माध्यम में प्रेरक या लैक्टोज है ही नहीं। अब जब माध्यम में लैक्टोज है या लैक्टोज का समावेशी एलोलैक्टोज है तो हम चाहेंगे कि जीन अभिव्यक्ति हो, संरचनात्मक जीन बने। अब कैसा होता है? तो आई जीन जो है नियामक जीन, वो तो दमनकारी प्रोटीन बनाती है, दमनकारी प्रोटीन बनाती है, लेकिन उस दमनकारी प्रोटीन के साथ प्रेरक या इंड्यूसर जो है लैक्टोज, एलोलैक्टोज, वो जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण अब दमनकारी प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर पे नहीं जुड़ पाता, और दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पे नहीं जुड़ पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र पे जुड़ती है और जुड़ने के बाद तीनों जीन्स की अभिव्यक्ति करती है। तो तीनों जीन्स की अभिव्यक्ति एक साथ होती है तो आरएनए जो बनता है वो बहुसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है, क्योंकि वो 3 संरचनात्मक जीन से मिलकर बना है और इससे 3 अलग अलग एंजाइम्स बनती है। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जो होता है वो केवल प्रोकैरियोट्स में बनता है, यूकैरियोट्स में नहीं देखा जाता। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, एक जीन या एक सिस्ट्रॉन से एक ही एमआरएनए, उससे एक ही प्रोटीन बनता है। फिर आपके पास ये लैक प्रचालक की बात हो गई है। फिर आपके पास बच्चों इसमें बायोटेक के कुछ टॉपिक्स है, जैसे एक मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो थ्योरी वाला टॉपिक है बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको आता है कि मेगा प्रोजेक्ट है जो 2 अमेरिकन कंपनी से चालू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया था। 1990 में चालू हुआ था, 2003 में पूरा हो गया था, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह था कि पूरे के पूरे मानव डीएनए का क्रम ज्ञात करें।
पूरे के पूरे मानव जीनोम का क्रम ज्ञात करें। लगभग लगभग जो 3 बिलियन क्षारक जोड़े हैं ना, जो जीनोम साइज है, जैसे मानव की जीनोम साइज तो अगुणित कितनी है, 3 बिलियन बेस पेयर्स है, और द्विगुणित कर दो तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स है। ई कोलाई जीवाणु का जीनोम साइज होता है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स है। जो लैम्डा फेजेस होते हैं उसके 48502 बेस पेयर है। और एक वायरस होता है कॉलीफेज इंटू 174 वायरस, जिसमें डीएनए एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है ना, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड उसकी जीनोम साइज है। तो मानव का जो संपूर्ण डीएनए है, संपूर्ण जीनोम है, उसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किया जाए, कुल जीन्स जितनी भी हैं उनको ज्ञात किया जाए, इन सारी सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटाबेसेस में डाला जाए, इनका विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण के लिए यंत्र बनाए जाएं, इनसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका अनुप्रयोग किया जाए, चिकित्सा में, कृषि में, मेडिसिन में यूज किया जाए, और नैतिक, वैधिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाए, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज पर जो इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था ना बच्चों, तो कंप्यूटर पर एकदम प्रभाव बढ़ गया, कंप्यूटर पर जो उपयोगिता वो ज्यादा बढ़ गई। तो कंप्यूटर्स और जैविक सूचना का मिश्रण जिस विज्ञान में चालू हुआ उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो अपन ने देख लिया बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किया गया, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए दो विधियां अपनाई गई, एक सीक्वेंस एनोटेशन था और एक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहता है कि पूरे मानव डीएनए को क्रमबद्ध ना किया जाए, केवल उन्हीं मानव डीएनए का क्रम ज्ञात किया जाए जो अभिव्यक्त होते हैं आरएनए के रूप में, उनको ईएसटी कहते हैं। और दूसरा था कि पूरे मानव डीएनए का क्रम ज्ञात कर लिया जाए, फिर कोडिंग और नॉन कोडिंग रूप अलग अलग कर दिए जाएं, जिनको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। तो आपके पास क्या किया गया, पूरे मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन से काटा गया। काटने के बाद मानव के डीएनए या जीन्स बहुत बड़ी बड़ी थी, इसके लिए कृत्रिम क्लोनिंग वाहक का इस्तेमाल किया गया, बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग किया गया। बैक और यैक का प्रयोग किया गया, और डीएनए क्रम ज्ञात करने की जो विधि है वो किसने विकसित की, सैंगर ने। तो सैंगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को सीक्वेंस किया, डीएनए सीक्वेंसिंग की विधि ज्ञात की। जो आखिरी गुणसूत्र था क्रोमोसोम 1 वो 2006 में पूरा हुआ। अब जब पूरा मानव जीनोम का सीक्वेंस हो गया तो हमको क्या क्या डेटा प्राप्त हुए, क्या क्या लक्षण हमको पता चले। तो हमको पता चला कि मानव जीनोम में एग्जैक्टली 3164.7 मिलियन या 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। जीन्स की संख्या 30 से 35 हजार ही होती है। 50% का भाग जीन्स का कार्य अभी तक हमको ज्ञात ही नहीं है। 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन्स को कोड करता है। जीन की औसतन साइज 3000 बेसेस ही है। सबसे बड़ी जीन है मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जीन, 2.4 मिलियन बेसिस पर होती है और एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। अधिकांश हिस्सा नॉन कोडिंग होता है, जिसको पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं, जिनको रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। और आपके पास 1.4 मिलियन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर एक एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं। और सर्वाधिक जीन गुणसूत्र 1 क्रोमोसोम 1 में होती है 2968, और न्यूनतम जीन्स जो होती है वो क्रोमोसोम Y में होती है 231 जीन्स ही होती है। इसके बाद बच्चों सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए की बात एनसीईआरटी में कर रखी है। आपको इतना याद रखना है कि जो नॉन कोडिंग डीएनए है, जो अधिकांश डीएनए है हमारा अधिकांश डीएनए है जो नॉन कोडिंग है, जो कोड नहीं करता है, वो से हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए। तो जो सैटेलाइट डीएनए है या पुनरावृत्त डीएनए है वो नॉन कोडिंग है। पुनरावृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की अलग अलग पुनरावृत्ति रिपीट्स होती हैं। और सैटेलाइट इसलिए है क्योंकि जब अपन डीएनए का अपकेंद्रण करते हैं तो इसका घनत्व मुख्य डीएनए से अलग आता है, सैटेलाइट अलग बना देता है। अब ये सैटेलाइट डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए जो है, पुनरावृत्त डीएनए, ये नॉन कोडिंग है। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग होता है डीएनए अंगुली छापन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये कहता है बच्चों कि हर व्यक्ति में 99.9% डीएनए तो एक समान है। आप, मैं, हम सब जितने व्यक्ति हैं यहां पर, हम सब में 99.9% डीएनए बिल्कुल सेम है। केवल अंतर 0.1% डीएनए का अंतर है। और कोडिंग हिस्सा तो बिल्कुल सेम है आपके और मेरे में। इंसुलिन बनाने वाली जीन, मायोसिन बनाने वाली जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन, प्रोटीन को कोड करने वाली सभी जीन्स तो सेम है। कोडिंग हिस्सा तो सभी व्यक्तियों में सेम है, केवल अंतर नॉन कोडिंग भाग में आता है। तो जब व्यक्तियों में अंतर आता है तो वो हमेशा नॉन कोडिंग भाग में आता है, जो 0.1% है। और नॉन कोडिंग भाग है मतलब सैटेलाइट डीएनए या पुनरावृत्त डीएनए में आता है। तो ये पुनरावृत्त डीएनए ही किसका आधार है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, इस पुनरावृत्त डीएनए या ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इसका क्रम ज्ञात करने में, क्योंकि यही हर व्यक्ति में अंतर अलग अलग होता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के
तब जो स्टेप्स होते हैं बच्चों वो आप बायोटेक्नोलॉजी में बेहतर रूप से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का ही आधार उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।